नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। साइंस के एमसीक्यू हम लोग कर रहे थे, जिसमें 2-3 दिन से मैंने करवाया नहीं था और आपको फिर से मैंने शुरू कर दिया इसको। और 1 से 2 वीडियो और लगेगा। आज का वीडियो है, अगला वीडियो होगा या उससे अगला वीडियो होगा, 2 वीडियो और लगेगा और साइंस का एमसीक्यू आपका समाप्त हो जाएगा। एटलीस्ट लगभग मैं 85% से 90% तक मैंने करवा दिया है। बायो का कुछ सेक्शन ज़रूर बाकी है, लेकिन बायो आपको मैं बताऊँ, उसका हिंदी इतना कठिन है कि पढ़ना तो छोड़िए, मुझे पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। और बायो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, इसलिए वो मुझे समझाने में बहुत दिक्कत होता है। उसमें भी हिंदी में दिया हुआ है, इसलिए बायो को मैं तो नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन केमिस्ट्री में पूरा करवा दिया है और फिजिक्स भी मैंने पूरा करवा दिया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर है आपका, इसके सवाल करेंगे। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगा आपके लिए, चिंता मत कीजिएगा। मैंने क्या बोला, फिर भी आपके लिए मैं एक बार कोशिश करूंगा कि बायो भी आपका कंप्लीट करवा दूं मैं। ओके, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अम्ल, क्षार और लवण से पिछले साल का 68वीं का पेपर उठाकर देख लीजिए। कोई भी चैप्टर जो मैं करवाता हूँ तो उससे पहले उसका इंपॉर्टेंस एक बार ज़रूर बताता हूँ। एक बच्चे ने फ़ोन किया था कि क्या अभी पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएँ अभी या घटना चक्र पढ़ें। पूरा सिलेबस का हर चैप्टर जो भी आपके चैप्टर में लिखा हुआ है सिलेबस में, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा। पिछले साल जब एग्ज़ाम दे के बहुत बच्चे आए थे तो उन्होंने बताया था कि 68वीं बीपीएससी में बहुत सारे सवाल आपके घटना चक्र से नहीं आए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, प्रीवियस ईयर से पूछा ही नहीं। इस बार भी हो सकता है वहाँ से नहीं आए, कहीं और से पूछ रहे, नए तो सवाल सारे के सारे बनाए जाएँ। इसलिए आपका काम होता है सिलेबस पढ़ना। बुक फॉलो मत कीजिए, बुक के पीछे मत भागिए कहाँ से सवाल आ रहा है कहाँ से नहीं। सिलेबस से सवाल आ रहे, सिलेबस को कवर कीजिए। ओके, पहले सवाल से शुरू करते देखते हैं क्या है। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल उत्तरदायी होते हैं। आपका जो दांतों का क्षय हो जाता है उसके लिए अम्ल उत्तरदायी होता है। सुना होगा आपने, बोलते हैं खट्टा कम खाओ। अगला क्या है, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मेचित करने में सहायक होते हैं। जो दांत के बीच में जो खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं, जो आप खाना खाते हैं उनके माध्यम से, तो उससे क्या होता है, वो अम्ल को निष्कर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है, दांत का क्षय होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो आपका टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, वो नेचर में वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है नेचर में। इसलिए एसिड और बेस का जब सही तरीके से कंबाइन हो जाता है तो आपका दांत जो है वो छरना कम हो जाता है। और एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो अपने पारंपरिक तरीके से नीम, वो क्षार का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो अपने दांत को चूँकि एसिड नुकसान पहुंचाता है और पारंपरिक तरीके से जो आप क्षार के नीम के दातुन से दांत धोते हैं, तो इसीलिए पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि नीम का दातुन करो, उससे दांत काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता था। तो अम्ल और क्षार का खेल है ये, इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और एक चीज़, दांतों का ऊपरी परत होता है इनेमल। इनेमल ये जो परत होता है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब ये घस जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि टूथपेस्ट अलग अलग आते हैं, ब्रश आते, बहुत ही कड़े वाले ब्रश लोग करते हैं या खूब ज़ोर ज़ोर से दांत मांजते हैं, पहला परत जब घिस जाता है तो सेंसिटिविटी की बीमारी हो जाती है। इसलिए दांतों को कोई हम मिट्टी थोड़ी नहीं खाते हैं, आराम से ब्रश करना चाहिए और अम्ल और क्षार का बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। ज़्यादा खट्टे चीज़ें खाने से दांत खराब होता है। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह क्षणसारी डीके हो जाता है। मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे दंत क्षय के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, अगले पर चलते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जिनको एसिडिटी की समस्या होती है, जो काफ़ी लंबे समय तक भूखे रहते हैं, उनको भी इन सब चीज़ों की समस्या होती है। तो पेट के एसिड के कारण भी कई बार दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। फॉर्मिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टार्टरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चींटी का डंक, चूने का पानी, साबुन, इमली और अंगूर, खाने का सोडा। मैच कीजिए एक बार। फॉर्मिक एसिड किससे मैच हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी को कहा जाता है। टार्टरिक अम्ल हो जाएगा आपका इमली और अंगूर में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा साबुन में। ओके, तो 1 2 4 3 होना चाहिए इसका आंसर। 1 2 4 3 होना चाहिए, 1 2 4 3 ही दिया हुआ है, ए आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चींटी के डंक में फॉर्मिक मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, और चूने के पानी में CaOH ट्वाइस होता है। इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, पूछ चुका है ये। साबुन का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। लिटमस विलियम जब ना हो तो अम्लीय होता है, ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है। लिटमस जो आप नेचुरल से लेते हैं, नेचर से, वो बैगनी कलर का होता है, ए आंसर हो जाएगा। लिटमस कहाँ से लिया जाता है, तो लाइकेन होता है, मुख्य रूप से लाइकेन होता है, जो इंडिकेटर स्पीसीज होता है उसी का लिटमस पत्र बनता है। ओके, और लिटमस पर जब आप एसिड डालते हो तो क्या होता है,
ध्यान में रखिएगा, आज के बाद फिर कभी नहीं भूलेंगे। एसिड डालने पर कोई भी चीज़ जल जाता है, जलने के बाद लाल हो जाता है। तो अगर नीले लिटमस पर आप एसिड डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पर अगर आप बेस डालेंगे तो नीला हो जाता है। ओके। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, जबकि क्षारों का स्वाद खट्टा होता है। उल्टा दिया हुआ, पहला ही गलत है, पहला को काट दीजिए। अम्ल नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका आंसर हो जाए बी, केवल और केवल दूसरा सही है, केवल और केवल दूसरा सही है। तीसरा भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके। नेटल पौधों के पत्तों को छूने पर डंक जैसा होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो मेथोनोइक अम्ल निकलता है नेटल के पौधों से, उनको छूने पर आपको डंक जैसा लगेगा। और चींटियाँ जो डंक मारती हैं उनमें भी एसिड होता है, जो मधुमक्खी आपको काटती है उनमें भी एसिड होता है। तो जब भी मधुमक्खी काटे तो उस पर अगर साबुन लगाया जाए, क्योंकि साबुन नेचर में क्या होता है, बेस होता है। एक पेस्ट जो होता है टूथपेस्ट, वो क्या होता है, बेस होता है। तो अगर कहीं पर भी एसिड है तो उस पर अगर बेस लगाएंगे तो क्या होता है, उससे थोड़ी सी राहत मिलती है। इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला क्या है, अगला कि देखिए ये जो नेटल के पौधे हैं, नेटल से अगर आपको आराम चाहिए तो डॉग के पौधे को पत्ती के रगड़ कर इसमें आराम पाया जा सकता है। भ्रमर के दंश से, वही मधुमक्खी या भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है। इसका क्या कारण? अभी मैंने आपको बताया कि साबुन से रगड़ सकते हैं, टूथपेस्ट लगा सकते हैं। एप्लीकेशन को समझिएगा थोड़ा सा, अनुप्रयोग को, जिससे आपको सुविधा हो एग्जामिनेशन में। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर का दंश अम्लीय होता है और साबुन एक क्षार है, उसे निष्क्रिय कर देगा। इससे क्या होगा, मधुमक्खी या कोई भी चीज़ काटेगा तो वहाँ पर वो एसिड छोड़ देता है, उससे क्या होगा, आपको जलन नहीं होगी। अगला है आपका, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रवाहित करने पर बना वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर गैस घुली रहती है। ओके। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला अम्लराज निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिला देते हैं तो अम्लराज बन जाता है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिला देते हैं अम्लराज बनता है। देखिए यहाँ पर UPPSC मेंस 2014 का सवाल है। पहले यूपी के मेंस में MCQ भी पूछे जाते थे। देखिए अगला सवाल क्या है? अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी में अम्ल और अम्ल में पानी मिलाने का अलग अलग परिणाम हो सकता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए है, दोनों सही हैं और कारण भी दिया हुआ है। इससे पहले का जो सवाल था उसका थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अम्लराज एक्वारिजा, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3 तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण होता है। यह प्रबल संक्षारक अम्ल कोरेसिव एसिड है। इसे अम्लराज भी कहा जाता है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को भी गला देता है। इसीलिए जो स्वर्णकार होते हैं कौन से एसिड का उपयोग करते हैं? तो इन दोनों को मिलाकर जो एसिड बनता है उनका उपयोग करते हैं। अगला सवाल है आपका कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का आंसर क्या हो जाएगा? जल का अपघटन होता है। ओके, जल में अपघटित हो जाता है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय घोल विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण जो होता है वो जल अपघटन होता है। CuSO4 + 2H2O COOH ट्वाइस + H2SO4 इसमें से बन जाएगा। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस निम्न से कौन सी गैस है? ये सभी के सभी अमोनिया गैस होंगी। या अमोनिया गैस के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्रश्न में दिया गया विवरण अमोनिया गैस का है। यह जल में शीघ्रता से घुल जाती है। अमोनिया गैस का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद ध्रुव उत्पन्न करती है। अगला है आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा का उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेंसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा तो सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। विरंजक चूर्ण हो गया ब्लीचिंग पाउडर आपका। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को पाक सोडा बेकिंग सोडा कहा जाता है तथा अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेंसन क्लेवर व बैकमैन संयंत्रों में होता है। कथन 1 सही नहीं है क्योंकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। ओके, अगले है आपका सोडियम कार्बोनेट किस में यूज होता है? तो कपड़ा धोने में। अगला है हाइड्रोजन का नीचे विरंजक चूर्ण के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको बताना है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग
ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। 13 के आंसर क्या हो जाएगा, कौन से कथन सही हैं? दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। विरंजक चूर्ण के बारे में दूसरा तीसरा सही है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए भी होता है। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा व लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग होता है। पहला सही नहीं था, क्योंकि विरंजक चूर्ण के उत्पादन में हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन में, न कि हाइड्रोजन गैस का। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस अंतर को। अगला है, निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, NaCl की उपस्थिति में, नमक की उपस्थिति में प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। बेरियम और स्ट्रॉन्सियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डी गलत दिया हुआ है, बाकी सभी के सभी यहाँ पर सही दिए हुए हैं। मैं इसको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए क्या दिया हुआ, दिए कथन में डी सही नहीं है, क्योंकि बेरियम और स्ट्रॉन्सियम प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। यह तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा वातावरण उपस्थित विभिन्न गैसों के संपर्क में आकर तुरंत यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ओके, अगला है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे मीठा या खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल, अग्निशामक आदि में किया जाता है। साधारण नाम है और इधर रासायनिक नाम है, आपको मैच करना है। एक बार मैच कर लीजिए, इसको देखिए। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर का तात्पर्य क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जिसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कई बार सीधा सीधा नाम ही पूछ लिया जाता है, या कई बार इसके जब फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे। इसलिए इस तरह के सवाल को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करिएगा। अगर आप भूल भी जाएँ तो भी रट लीजिएगा। UP RO ARO मेंस 2016 हमें पूछ चुका है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। pH एक मूल्यांक दर्शाता है, किस चीज़ का दर्शाता है? देखिए, pH का होता है सूडो हाइड्रोजन आयन। मुख्य रूप से यही होता है कि हाइड्रोजन आयन जिसमें जितना ज़्यादा है और कम है, उसी को दर्शाने का काम दरअसल में pH करता है। लेकिन अगर यहाँ पर सामान्य भाषा में आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? किसी भी जो घोल है या कोई भी चीज़ जो पृथ्वी पर है, उसके अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन pH स्केल पर किया जाता है। इसका आंसर B हो जाएगा। MP वालों का इतना ख़राब सवाल था ये। अगले सवाल पर चलते हैं कि एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर है D, 1000 गुना तक कम हो जाती है। 3 से 6 तक जा रहा है, मतलब क्या है? 3 का मतलब हो गया हाईली एसिडिक है, 6 का मतलब हो गया कि लगभग बेसिक के पास पहुँच गया है। ओके, अगला है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 और 2 सही दिया हुआ है। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर वह जल अम्लीय वर्षा कहलाता है। मानव शरीर 7 से 7.8 pH पारस के मध्य कार्य करता है। मुंह का pH मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 जो है ये सही दिया हुआ है, 1 और 2 सही दिया हुआ। तीसरा गलत क्यों है? मुंह का pH मान कम होने से दांतों का क्षय शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक चीज़ें से दांतों का क्षय ज़्यादा होता है। ज़्यादा खट्टा के चीज़ों जब खाते हैं आप, उससे दांतों का क्षय ज़्यादा होता है, ना कि बेस से दांतों का क्षय होता है। इसलिए पहला और दूसरा तो यहाँ पर सही दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया। और एसिड रेन के बारे में बता दूँ, जो वर्षा के मौसम में सबसे पहली वर्षा होती है ना, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के सारी अशुद्धियों को लेकर पहली बार वो गिरती है। और जहाँ पर भी थर्मल पावर प्लांट होंगे, या आपका जैसे बेगूसराय है तो वहाँ पर रिफाइनरी है, तो वहाँ पर सल्फ़र की अगर तादाद ज़्यादा है बारिश में, आपके वायुमंडल में वर्षा में सल्फ़र की तादाद ज़्यादा है और नाइट्रोजन की तादाद ज़्यादा है, तो उससे क्या हो जाता है? एसिडिक वर्षा होती है, एसिडिक रेन होता है, और वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे अगर NCERT के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मथुरा में रिफाइनरी है, मथुरा में जो है वहाँ पर रिफाइनरी है, और मथुरा के समीप में ही में आगरा। तो मथुरा रिफाइनरी के कारण
बहुत सारे सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है, जिससे एसिडिक रेन होता है। और एसिडिक रेन सीधा सीधा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को नुकसान पहुंचाता है, जो कि क्या है, संगमरमर ताजमहल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एसिडिक रेन को। अगले पर चलते हैं हम लोग। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्यों होता है ऐसा? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। हल्दी के दाग पर आप अगर साबुन रगड़ेंगे तो लाल भूरा रंग का हो जाता है। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है आपका सामान्य सूची। इधर मैच करना है आपको, सूची और सूची दोनों को pH के अकॉर्डिंग मैच करना है। इसका आंसर 2, 3, 1, 4 दिया हुआ है। मानव रक्त का 7.3 से 7.5 तक होता है, और आपका जो दूध है इसका 6.4 pH होता है। मानव लार का कितना होता है? 5.5 से 7.5, और मानव मूत्र का होता है आपका 6.5 से 7.5 तक में pH होता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल नहीं है, अगला टॉपिक ही शुरू हो रहा है। धातु, खनिज और अयस्क टॉपिक हो रहा है। मिश्र धातु, गुणधर्म और इसको उपयोग। अगला क्या है? निम्नलिखित धातु युग्मों से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है? IAS प्री 2008 का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिथियम जो है सबसे हल्की, और ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। ऑस्मियम सबसे भारी और लिथियम सबसे हल्की। तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उस पर एक हल्का हरा पदार्थ जम जाता है। यह हरा पदार्थ निम्न से कौन सा होता है? तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों ही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। CuOH ट्वाइस और CuCO3 दोनों ही होता है। धातुओं के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सा सही है? क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। क्षारीय धातु अगर कोई है तो इतनी मुलायम होगी कि उसको आप चाकू से काट लोगे। पहला स्टेटमेंट तो यही बोला है। अगला बोला है कि मरकरी Hg को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए Hg जो है, मरकरी जो है, जो आप थर्मामीटर वगैरह में देखते हो, एकमात्र ऐसा धातु है, सही सुन रहे हैं आप, धातु है वो Hg, जिसको कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी वो गले हुए रहते हैं, लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है, सेमी लिक्विड फॉर्मेट रहता है। बाकी कोई भी धातु जो है वो रूम टेम्परेचर और पिघले हुई अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बंधु? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए। और कुछ आप बेसिक जो क्षारीय धातु होते हैं उनके नाम भी याद रख लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि इतनी मुलायम होती है उनको चाकू से काटा जा सकता है। पोटेशियम हाईली रिएक्टिव भी होता है। आघात वर्धता, तन्यता और ध्वनिक, उनके सामने क्या लिखा हुआ है? धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने के गुण को आघातवर्धता कहा जाता है। तन्यता का तात्पर्य होता है धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता, और ध्वनिक का मतलब होता है कठोर सतह टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने का गुण। पूछा गया है आपसे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? चौथे का आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। ये धातुओं कुछ विशेष गुण होते हैं। सामान्यतः केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अपवाद होता है, साइंस में सबसे ज़्यादा अपवाद होता है, उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा अपवाद होते हैं, जिसका ये सब उदाहरण होते हैं। ओके, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले पर चलते हैं हम लोग। एनोडीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही दिए हुए हैं बंधुओं? तो यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण के संदर्भ में कथन ए सही है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत उन्हें पुनः ऑक्सीकरण या संक्षारण से सुरक्षित रखती है, इसीलिए एनोडीकरण किया जाता है। अगला है, निम्न से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। द्रव सोडियम लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। जो दांत का आपका पेस्ट है, टूथपेस्ट, उसका कैल्शियम कार्बोनेट एक मुख्य अवयव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ही यहाँ पर सही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सामान्य टूथपेस्ट में 20 से 42% तक जल होते हैं। टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आद्रक होते हैं। देखिए फ्लोराइड जो होता है ना, ये अधिक फ्लोराइड आपको नुकसान भी पहुंचाता है, आपके दांतों को नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन ये हमारे दांत के लिए ज़रूरी भी होता है फ्लोराइड, और अगर ये नहीं मिले दांतों को तो नुकसान होता है। देखिए अगला क्या है, सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के अविलेय कण शामिल होते हैं। कथन ए और सी सही नहीं है। सामान्यतः नाभिक रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का उपयोग होता है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट Na2SO4 और चूना नहीं है, बल्कि कॉपर सल्फेट और चूना होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। टूथपेस्ट वाले को तो सामान्य तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है और पूछ सकता है आपसे। अम्लराज के बारे में आपको बताना है, सही नहीं बताना है आपको।
यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3:1 अनुपात का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। यह एक प्रबल संक्षारक भी होता है। इसका हो जाएगा पहला यहाँ पर केवल और केवल गलत दिया हुआ है, बाकी दोनों से स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अम्लराज जो होता है एक्वा रीजा जिसको बोलते हैं, क्योंकि यह कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का अनुपात ताज़ा मिश्रण है। यह सोना प्लेटोनियम के गलाने में भी सक्षम होता है। और ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका अनुपात 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक का 3 होता है। 3:1 अगर लिखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक हमें पहले लिखना पड़ेगा, इसीलिए अनुपात वहाँ पर जो गलत लिखा हुआ था 1:3 वहाँ पर लिखा रहता तो सही हो जाता ऊपर वाला। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि सोना जल के किसी भी अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। गोल्ड जो होता है वो पानी के किसी भी अवस्था, चाहे आप बर्फ़ ले लें, चाहे आप वाष्प ले लें, चाहे जल ले लें, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगला स्टेटमेंट कौन सा है? अगला है आपका कि सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय ही होती है। इसका आंसर हो जाएगा कौन से सही है? तो 1 और 2 तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्योंकि वायु में दहन करने पर लगभग में सभी धातुएं धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगला है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन मिट्टी के तेल में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर जल जाती है, यानी कि सोडियम को आप जैसे ही वायु में रखते हैं वैसे ही जल जाती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ मैं कि सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती, इसके लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को हवा में खुला रखने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्साइड का निर्माण करती है। सोडियम धातु की जल से अत्यधिक बंधुता होती है। यह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन तथा पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा बनाती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, इसलिए यहाँ पर सी आंसर दिया हुआ था। अगला है आपका सोडियम, पारा, चांदी और सीसा, लेड। और आपको इसको पहचानना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको तो आसानी से पहचान सकते हैं आप। सोडियम का होगा कि इसको चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब क्षारीय धातु होते हैं। अगला है आपका पारा। पारा का आंसर क्या हो जाएगा? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र ठोस है ये। चांदी क्या है? तो चांदी विद्युत का काफ़ी अच्छा सुचालक होता है। और सीसा और लेड जो होता है ये क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। इसलिए घर जो होता है, शीशे के घर बनाए जाते हैं ताकि वो ऊष्मा हीट जो है उसका कुचालक का काम कर सके। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जस्तेदार लोहे में जंग नहीं लगता है जल्दी। और यसद यानी कि जिंक जो होता है Zn में उपचयन की क्षमता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों के दोनों सही हैं। स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। जिंक प्लेटेड आयरन का तात्पर्य इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते का परत चढ़ा होना होता है, जिससे धातुओं का क्षरण रुक जाता है। इसे गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा, ये बीपीएससी पूछ चुका है एक बार और फिर से पूछ सकता है। यह एक विद्युत रासायनिक प्रक्रम है। लोहे पर जस्ते की परत अर्थात यसद में यानी कि जिंक में ऑक्सीकरण उपचयन की क्षमता पाई जाती है, जिससे इसमें जंग नहीं लगता है। लोहे जंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ओके, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील को इन्होंने लिखा है निष्कलंक, जिस पर कोई कलंक ना हो। स्टेनलेस स्टील को इतना खराब हिंदी पहली बार मैंने पढ़ा है। और चुंबकीय हो जाता है। तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील जो है वो मैग्नेटिज्म जो उसकी क्षमता है, मैग्नेट की उसकी क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। तो स्टेनलेस स्टील निकेल को मिलाने पर मिश्र धातु में किसी पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है। तो निकेल के मिलाने पर मिश्र धातु में निकेल के संयोग से स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। 14 नंबर सवाल पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, यानी कि उसकी तन्यता भी अच्छी है और कठोर भी है वो, तो ये कौन सा है? तो नाइक्रोम बोला जाता है इनको। नाइक्रोम है ये, नाइक्रोम हो जाएगा, नाइक्रोम होगा। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर और उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु होता है। कार्बोरंडम
एल्यूमीनियम अयस्क होने के कारण एल्यूमीनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर और तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर होता है, इन सभी के बारे में बताया हुआ है, किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। और ये जो आपका नाइक्रोम है इसका उपयोग कई बार हीटर वगैरह में किया जाता है और अधिक ताप होने पर भी ये गलता नहीं है और इसकी तन्यता भी काफ़ी अच्छी होती है। गलनांक भी इसका उच्च है और अभंगुर का मतलब है इस पर चोट करेंगे तो चूर चूर भी नहीं होता है ये। ओके, निम्नलिखित मिश्र धातुओं से किसे अमलगम कहा जाता है? तो अमलगम कहा जाता है पारा जस्ता को। दिए गए विकल्पों में पारा एवं जस्ते के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। या पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है उसे अमलगम कहते हैं। पारा और चांदी के मिश्रण को दांत को छेदों में भरा जाता है। दांत के कई सारे लोगों को छोटे छोटे छिद्र जो हो जाते हैं उसको भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसी का उपयोग किया जाता है, अमलगम का उपयोग किया जाता है जो पारा और जस्ते का मिश्रण होता है। टांका एक मिश्र धातु है किस किस चीज़ का? टिन और शीशे का होता है। टांका या सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें शीशा और टिन होता है। इस मिश्र धातु का गलनांक निम्न होता है। इसका उपयोग छालन या टांका लगाने में किया जाता है जिसमें क्या क्या होता है? इसमें टिन और शीशा होता है। इस्पात स्लैग निम्न से किसके लिए उपयोग किया जा सकता है? ये एनसीईआरटी का सवाल है। आधार सड़क निर्माण के लिए, मतलब कि रोड का बेस बनाने के लिए, कृषि मृदा में सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। यूपीएससी का सवाल है ये, यूपीएससी 2020 ईस्वी का सवाल है ये। 17 का आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। तीनों के तीनों में इस्पात के स्लैग का उपयोग किया जा सकता है। इस्पात के स्लैग का उपयोग किया जा सकता है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी का पीवीएस ईयर का सवाल है, पूछ सकता है आपसे। अधातु पर आ गए हम लोग, इसके कुछ सवाल कर लेते हैं अधातु के, फिर आपको अगला चैप्टर मैं अगले दिन करवा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैच करना है आपको कौन से सही इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए सूखी बर्फ़ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठोस CO2 जो होता है वही ड्राई आइस कहलाता है। ड्राई आइस क्या कहलाता है? आइस। तो वो कहलाता है आपका सूखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही कहलाता है आपका, सूखी हुई बर्फ़ जो होता है वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सेविन के सामने कीटनाशक लिखा हुआ है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक एक होता है, बहुलक होता है। टेफ्लॉन के बारे में पूछा गया है पीसीएस वालों ने। फुलेरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फुलेरिन्स कार्बन का ही अपरूप होता है। बकमिनिस्टर फुलेरिन्स का नाम आपने सुना होगा। कार्बन इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से अष्टफलकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजरा नुमा संरचना का निर्माण करता है जो फुलेरीन होती है। निम्न कथनों विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्णित किया या खरोंचा जा सकता है किसकी मदद से? कांच पर जल्दी खरोंच नहीं लगता, उसके लिए डायमंड वगैरह का यूज करना पड़ता है। सस्ते डायमंड का अक्सर यूज किया जाता है। तो हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से आप कांच पर निशान बना सकते हैं। हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से आप कांच पर निशान बना सकते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। और कांच वगैरह के उद्योग में हीरे वाली मैग्नेट वाली पेंसिल का बड़ा यूज होता है। कांच पर हम क्या करते हैं, जैसे कांच का ये सीट है, इस पर ज़ोर से यहाँ से हीरे के पेंसिल से 2-3 बार रगड़ देते हैं और यहाँ पर ज़ोर से मारते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ से ये टूट कर अलग हो जाता है दोनों कांच। तो उसके लिए हीरे वाली पेंसिल का उपयोग होता है। वो हीरा इस हीरे जैसा नहीं होता है, वो कच्चा हीरा होता है और सामान्यतः ब्लैक कलर का होता है वो। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए इसको ज़रा मैच कीजिए। सबसे हल्का अधात्विक तत्व, द्रव आधात्विक तत्व और अधातु जिसमें चमक होती है। अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है, अधातु है लेकिन विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। एक बार मैच कीजिए। सबसे हल्का जो अधात्विक तत्व है ये कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका। द्रव आधात्विक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु जिसमें चमक होती है वो कौन सा? तो आयोडीन हो जाएगा। और अधातु जब विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है वो ग्रेफाइट हो जाएगा। तो 3 4 1 2 इसका आंसर होना चाहिए। 3 4 1 2 ही दिया हुआ है। हाइड्रोजन सबसे हल्का अधात्विक तत्व होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन और बाह्य कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ब्रोमीन एक द्रव आधात्विक तत्व है। इसका मुख्य कारण है कि इसके बाह्य कक्ष में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले पर चलते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की चालक होती है और इसका मुख्य कारण है कि ग्रेफाइट अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाता है। ओके, तो ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। निम्न कथनों विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, किसके लिए उपयुक्त नहीं है वो? तो पीने के लिए, साबुन से कपड़ों धोने के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, किसी के लिए भी कठोर जल जो होता है वो उपयुक्त नहीं होता है।
अगला देखते हैं, परमानेंट हार्डनेस होता है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण से होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण से होता है। कठोर जल पीने में नमकीन या लवणीय होता है। कपड़े धोने पर कठोर जल झाग भी उत्पन्न नहीं करते हैं। यह कपड़े धोने में भी अनुपयुक्त होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रमण परासरण के द्वारा इसको बदला जा सकता है। ओके, जल गैस कौन सा है? तो ये है आपका CO+H2 जल गैस कहते हैं इसको, CO+H2। ऑक्सीजन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही हैं ये आपको बताना है। ऑक्सीजन तीव्र दहन को बढ़ाती है, ये तो सही है भाई। अधिक आंशिक दाब पर ऑक्सीजन विषाक्त हो जाती है। रॉकेट में ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन रंगहीन व गंधहीन गैस होती है। 7 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 सभी के सभी यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे का सवाल आपको करवा दूंगा मैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा, और सबसे मेन चीज़ है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट काफ़ी है ये, और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, अरिहंत MCQ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके इसको कीजिए। 1 से 2 बार कर लीजिए। 30 नंबर के साइंस के सवाल आते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।